हाय डियर, मैं माहू, स्वागत है आपका CMA स्टडी फन यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 10th क्लास बिहार बोर्ड VVI एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है जो आपको आगामी परीक्षा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। तो डियर्स, यह एक 7 साल पुराना अनुभवी ये ऑफलाइन क्लास है बट यूट्यूब में नया है, तो ध्यान दें। और इस चैनल को आप जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर करेंगे। तो चलता हूँ इस VVI क्वेश्चंस की इस लिस्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। तो कैसे होता है? तो ये परावर्तन हो जाता है आपको नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, दोनों ही इनमें से कोई नहीं। यदि आप किसी कोचिंग में पढ़ रही होंगे, आप 10th क्लास की तैयारी करें, तो आपको पता होना चाहिए कि जब चिकनी या समतल सतह पर प्रकाश की समांतर किरण आती है तो पुनः समांतर दिशा में लौट जाती है, तो उसे कैसा कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। जबकि अनियमित, जब रुखड़ा या खुरदरी सतह पर किरण पड़ता है और फिर समांतर आने के बाद असमांतर लौट जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं आपको? अनियमित परिवर्तन। जैसे कि इस तरह से यदि हो तो जब मान लीजिए कि इधर से आया, इधर से गया, कोई इधर से आया, इधर चला गया, कोई इधर से आया, इधर चला गया, तो इसका नाम हो गया अनियमित परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी समतल दर्पण में लेटर P को देखने पर वह कैसा मालूम पड़ता है? लेटर P को देखने पर कैसा मालूम पड़ता है? तो ध्यान दीजिए, समतल दर्पण में होता है आपको पार्श्विक विस्थापन हो जाता है और क्या हो जाता है, उसका लेफ्ट राइट लगता है, राइट लेफ्ट लगता है। इस हिसाब से P जब ऐसा है, देखने में आपको दर्पण जब यहाँ पर खड़ा होगा, दर्पण जब यहाँ पर रखा जाएगा तो यहाँ पर कैसा फोटो बनेगा? ऐसा बनेगा। ठीक है, दैट्स मीन क्यों बनेगा। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रकाश क्या है? तो आपको पता है प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु में पड़कर हमें देखने योग्य बनाता है, उसे प्रकाश कहते हैं। लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी विच लाइक टू विजिबल ऑफ एनीथिंग। किसी चीज़ को देखने में भी मदद करता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शंस के अनुसार यहाँ पर हो जाएगा आपको आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा होता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। दैट्स मीन सीधा भी होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हालांकि उत्तल दर्पण में भी हमेशा सीधा ही बनता है, वस्तु से अपेक्षा छोटा बनता है और ये भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अर्थात समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या हो गया आपका? हो गया ये आपका आभासी और सीधा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 में है समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? समतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी दैट्स मीन काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं और अवतल दर्पण में काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है। नंबर नेक्स्ट है, किसी दर्पण से आप कितनी ही दूर पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण क्या होगा? केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो देखिए, इससे पूर्व आपको तुरंत बताया गया था कि देखिए समतल अब काल्पनिक और वास्तविक बनना ये सिर्फ किसका काम है? अवतल का काम है। बाकी जो है आपको किसका काम है? ये है आपको सीधा प्रतिबिंब आपको समतल में भी बनता है और किस में भी बनता है? आपको क्या कहते हैं? उत्तल में ही बनता है। अतः ऐसा दर्पण हमेशा यही हो सकता है। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन अनुप्रयोग हैं किसके? सूर्य ग्रहण के, चंद्र ग्रहण के, तारों के चमकने में, ए और बी दोनों में। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग क्या है? तो देखिए, कि सूर्य ग्रहण तो है ही, और क्या है? चंद्र ग्रहण है, अर्थात डी हो गया, ए और बी दोनों। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब
प्रकाश की किरणें गमन करेगी सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा कि किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब वस्तु सीधी रेखा में गमन हो। किस में हो? वस्तु सीधी रेखा में गमन हो। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी महसूस होती है? लाल रंग की, हरे रंग की, काले रंग की, पीले रंग की। तो देखिए, छाया का तो कोई रंग होता नहीं है। अब क्या हो गया, रात होंगी तो अंधेरी होंगे और आपको दिन होंगे तो भी अंधेरी छाया पड़ेंगे। तो इसके हिसाब से इसके रंग का नाम हम क्या देंगे? तो इस रंग का नाम देंगे काली दे देंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? काली रंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। डियर्स, ये वीडियो कैसा है आप अपने राय जरूर पेश करेंगे। और हाँ, चैनल नया है, ऑफलाइन में 7 साल अनुभवी है। ठीक है, ऑफलाइन में मेरे पास भी आपको 450 नंबर मिलता ही है। तो माय डियर्स, आप जिस कोचिंग में पढ़ते ही हैं कोई बात नहीं, आप यदि इस चैनल को मेरा सब्सक्राइब करेंगे तो चूँकि मैं एक ऑफलाइन क्लास टीचर हूँ तो आपको मैं उसी तर्ज पर मैं पढ़ाऊँगा। और हाँ, मैं भी ऑफलाइन क्लास टीचर हूँ तो मैं भी किसी बच्चे को अब दोबारा मैं उसे दोहरा नहीं सकता। उसी प्रकार आप भी जहाँ पर पढ़ते हैं उसे दोहरा नहीं सकते। लेकिन हाँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो हमारे साथ बने रहे तो आपको ए टू जेड सब कुछ को मैं 2 बार में पढ़ा सकता हूँ, जिससे आप जितने भी नंबर पाने वाले थे आपके नंबर में आपको अप्रत्याशित इजाफा होगा। कहने का अर्थ ये है कि आप 50 से लेकर 80-90 नंबर तक आप ज़्यादा पा सकते हैं। तो प्लीज़, चैनल नया है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या होगा? रुकावट दैट्स मीन आप समझ सकते हैं कि अपरभाषी पदार्थ। ठीक है, जैसे गत्ता रख ले, एक तो आदमी के हाथ रख ले, ठीक है, ये सारी कोई चीज़ रख दे तो क्या होगा? तो यही होगा कि छाया बनेगा या उपछाया बनेगा, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी प्रतीत होती है? तो प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसे प्रतीत होगी? उसकी छाया आपको वृत्ताकार प्रतीत होगा। कैसा होगा? ये वृत्ताकार होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? देखिए, दृष्टि के भौतिक अनुभूति को ही हम प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश एक रूप है, आपको तुरंत ही परिभाषा सुनाया गया, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु में देखकर पढ़कर हमें देखने योग्य बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को क्या करता है? गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है। ए बी सी तीनों। तो क्या हो गया? ये जो हो गया ये है आपको डी राइट है। क्यों? कि माध्यम में, किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करने के लिए वो गर्म भी करती है, प्रकाशित भी कर देती है और कणों को गति भी प्रदान करती है। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों, दैट्स मीन डी। नंबर नेक्स्ट से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? तो प्रकाश देखिए, ये विकिरण ऊर्जा का रूप है, यह एक बल है, ए एवं दो दोनों है। तो क्या हो जाएगा? ये विकिरण ऊर्जा का रूप है। ठीक है, अब ये कैसे? तो प्रकाश एक चुंबक की तरंग है जो बिन माध्यम का भी गमन कर सकता है। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंग के समान, विद्युत चुंबक की तरंग, कोई तरंग नहीं, जिसे भी तुरंत बोल ही रही थी कि देखिए बात वहीं आ गई कि ये विद्युत चुंबक की तरंग है। विद्युत चुंबक की तरंग कहने के मतलब क्लास 9th में पढ़े थे, क्योंकि मैं ऑल सब्जेक्ट क्लास टीचर हूँ, मुझे सब किस में किस चैप्टर पर क्या है मुझे सब मालूम है। तो मैं बता दूं, आप 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 में पढ़े थे ध्वनि फिजिक्स में, तो वहाँ पर बताया गया था कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, वो ठोस होना चाहिए, द्रव होना चाहिए या गैस होना चाहिए। लेकिन प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं तो सूर्य से हम तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि इधर बीच में मेरा कोई माध्यम नहीं था। अतः वैसी तरंग जिसे
संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और अब देख ही रहे हैं कि प्रकाश की तरंग सूर्य से यहाँ पर पहुँच रही है 8 मिनट समथिंग सेकंड में, तो वहाँ पर बीच में कोई माध्यम नहीं था लेकिन हम तक पहुँच गई, अतः प्रकाश तरंग कैसा तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यस, यदि थोड़ा सा अच्छा लगे तब इसे लाइक कर सकते हैं, लाइक कीजिए। प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है, धारणात्मक माध्यम की, किसी प्रकार के माध्यम नहीं, ये और भी दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो क्या चाहिए, प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार की माध्यम की आवश्यकता होती है। तो देखिए अभी तुरंत जैसे हमने बोले प्रकाश को गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है बहुत छोटा, बहुत बड़ा, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपको देखिए प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होता है बहुत छोटा, बहुत बड़ा, सामान्य, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा बहुत छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। नंबर नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर के पास। 19 नंबर में देखिए क्या है, प्रकाश किरण क्या है। प्रकाश एक बिंदु पथ है, किरण पथ बिंदु है, ये और भी दोनों हैं। तो क्या है, प्रकाश का बिंदु पथ है, ठीक है, यह एक बिंदु पथ है। ऑप्शन से सही है। आगे और चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में देखिए क्या है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, किरण पुंज, प्रकाश पुंज, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज या प्रकाश पुंज, दोनों कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट है। उसके बाद देखते हैं, किसी उच्च कोटि की पॉलिश किए गए दर्पण अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित कर देता है, पूर्ण रूप से, अंशतः, अपरिवर्तित, अवशोषित। तो देखिए ये पॉलिश की हुई चिकनी यदि हो तो ये पूर्ण रूप से परावर्तन कर देता है, जो मेरा दर्पण का काम करता है, और इसी प्रकाश के इसी तरह से प्रकाश का परावर्तन होता है। तेल लगा कागज कैसा होगा, आप चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़े होंगे। ये ठीक है, तेल लगे कागज को परभाषी कहा जाता है, घिसा हुआ कागज को परभाषी कहा जाता है, ठीक है। और परभाषी वैसे जो पारदर्शक में आर पार हो जाता है और अपारदर्शक में पार नहीं कर पाता है, लेकिन पारभाषी में पारदर्शक से कम और अपारदर्शक से ज़्यादा पार करता है। तो क्या होगा इस प्रकार से मेरा, तो ये हो गया पूर्ण रूप। तेल लगा कागज क्या होता है, पारभाषी होता है, पारभाषक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश क्या है। आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को तरंग माना गया है। प्रकाश को क्या माना गया, प्रकाश को तरंग माना गया है, कण माना गया है, दोनों में से कुछ नहीं, सभी उत्तर सही है। 9, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को कण माना गया है, ठीक है। प्रकाश को क्या माना गया है, कण माना गया है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंजों कैसा है, अपसृत प्रकाश पुंज, संसृत प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, यह सभी उत्तर सही है। तो आपको पता क्या है कि आने वाले प्रकाश की समांतर किरणें, अब जब भी परिभाषा में पढ़ते होंगे कि परावर्तन की जब प्रकाश की आने वाली समांतर किरणें किसी चिकनी समतल सतह से टकराकर पुनः समांतर दिशा में लौट जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। बट यहाँ पर मैं वो बात नहीं कहना चाह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आपको याद क्या है, समांतर है, अर्थात सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तब इन बातों को याद रखें। डीएस थोड़ी सी भी अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ अपने कोचिंग में दोस्तों में इसको ज़रूर बोलने की कोशिश कीजिए, इसको समझाइए। और यह चैनल यूट्यूब में नया हूँ बट ऑफलाइन में बिल्कुल पुराना हूँ। प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें किस में गमन करती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। उसके बाद देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, आपको बिल्कुल पता है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, वो क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, ठीक है, आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो पर डाला गया विलंब
तीनों इस सतह से क्या होता है, एक ही ओर होता है। यही प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दर्पण जो था उसमें अगला पार्ट हो जाता है गोलीय दर्पण की बात आ जाती है। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाता है। फोकस पर अभिसरित करने पर किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर हो जाते हैं। अवतल दर्पण पर, उत्तल दर्पण पर, समतल दर्पण पर, एक इसमें। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये निश्चित तौर पर अवतल दर्पण का ही काम है। क्योंकि देखिए, जब यहाँ पर इस तरह से दर्पण रहता है और जब यहाँ से हम किरण को भेजते हैं, यहाँ से किरण को भेजते हैं, तो क्या होता है। ठीक है डियर्स, मैं आपको लैब में सब कुछ बता सकता हूँ। ठीक है, और इस तरह से आता है। तो ये फोकस से निकला किरण समांतर दिशा में लौट जाती है। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। एफ बराबर क्या होता है, हमेशा एफ बराबर r/2 होता है। एफ बराबर r/2 सत्य है केवल अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में नहीं जी नहीं, दोनों में। ठीक है, यहाँ तक कि लेंस में भी सही है। आगे को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए। तो डियर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ पर होनी चाहिए। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होना चाहिए। कहाँ पर होनी चाहिए, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होनी चाहिए। मैं आपको देखिए फोटो बनाता हूँ। तो ये जो फोटो है, तो जब अच्छा सॉरी, मैं इसको यहाँ पर बनाता हूँ। यहाँ पर जब बनाते हैं, वस्तु को रखते हैं, तो मेरी फ़ोटो यहाँ पर बनता है। ठीक है, इधर चले जाता है, जिससे फ़ोटो यहाँ पर इतना बड़ा फ़ोटो बन जाता है। वस्तु से बड़ा भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है, आभासी बनता है, सीधा भी बनता है। तो कहाँ पर बनता है, दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखने पर। ठीक है, नेक्स्ट, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, दर्पण की चौड़ाई को उसका द्वारक कहा जाता है ना। दर्पण की चौड़ाई को उसका द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर्स। नेक्स्ट है, कौन सा किरण आरेख सही है। तो ध्यान दीजिए, कौन सा किरण आरेख सही है। आपको पता है, मैंने तुरंत बोला कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, 2 नियम है। अपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो क्या आपको इसमें देखकर लगता है कि दोनों कोण बराबर है। नेवर, ये 30 है, ये 45 है, ये बिल्कुल नहीं है। उसके बाद देखिए, उसका देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या हो गया कि इसको जब क्या किया जाएगा कि इसको जब ये उत्तल दर्पण है, तो जब इसको यहाँ पर होना था, तो इसका परावर्तन किधर जाना चाहिए था, इधर जाना चाहिए था। तो इधर ना लौट के इधर दिखा दिया, जो भी गलत है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या मिलता है। देखिए, जब किरण हमने कहाँ से छोड़ा, किरण यहाँ से छोड़ा। किरण जब यहाँ पर छोड़ा, तो ये क्या हो जाता कि आपको इधर से ही गया है। ठीक है, इधर से ही गया है, अर्थात कि ये तो सही है, ये सही है, लेकिन सवाल है कौन सही नहीं है। तो ए और बी दोनों सही नहीं है। ठीक है, यानी कि कौन है, देख लीजिए, यानी कि ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है। बट सही कौन है, सही आपको सी है। तो इसलिए अगर गलत कौन है, तो गलत हो गया ए और बी दोनों गलत है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अवतल दर्पण के प्रकाश में अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। तो देखिए, उल्टे के लिए हमेशा ऋणात्मक होता है। उल्टे के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब जान लीजिएगा, जब फोटो आपको उल्टा बनेगा, तो क्या समझ लीजिएगा, आपको दर्पण का प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और सीधा होगा तो क्या होगा, वो वास्तविक काल्पनिक होगा। जो आपको उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा फोटो बनता है, समतल दर्पण में हमेशा फोटो सीधा बनता है। तो डियर्स, इसे अपने कोचिंग के दोस्तों में, साथियों में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल नया है, ठीक है, चैनल नया है, और आपको मैं सब कुछ
चूँकि खुद मैं ऑफलाइन क्लास टीचर हूँ, आज भी मेरा क्लास चलता ही है, ठीक है, और मेरे पास भी अच्छे अच्छे नंबर से पाते ही हैं। मैं आपको निश्चित दिलाता हूँ, आप यदि आज 400 नंबर पाने वाले हैं तो इस वीडियो को यदि मेरे साथ बने रहिएगा तो आप 450 नंबर से ज़्यादा ज़रूर पाइएगा। आप यदि 300 नंबर पा रहे हैं तो 350 से ज़्यादा नंबर पाइएगा। क्यों? कि आप जो यहाँ पर पढ़ते हो पढ़िएगा ही, ऊपर से मैं आपको बहुत सारी चीज़ में दिला दे पाऊँगा। नंबर नेक्स्ट चलते हैं कि नई कार्तीय चिन्ह परिपटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। तो देखिए, रखे गए वस्तु की दूरी हमेशा क्या ली जाती है, आपको ऋणात्मक ली जाती है। क्यों? याद कीजिए, चिन्ह परिपटी के अनुसार दर्पण के दिए गए वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, माइनस होता है ना, वस्तु की दूरी माइनस होता है, यानी इधर होता है, बाएं तरफ होता है। दर्पण से ध्रुव से मापी गई बाईं ओर की सभी दूरी ऋणात्मक होती है, ऊपर की सभी दूरी धनात्मक होती है, नीचे की सभी दूरी ऋणात्मक होती है, दाएं ओर की सभी दूरियां धनात्मक होती है। यानी ऊपर और दाएं धनात्मक, और ये आपको क्या हो गया, बाएं और नीचे ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर में है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है? देखिए, क्या मापने की जरूरत है, दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, या ए और बी दोनों को। तो किसको ज़रूरत है, ये हो गया आपको धनात्मक। क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। सॉरी, ये दर्पण तथा पर्दे के बीच, यानी कि दर्पण तथा पर्दे के बीच, दर्पण तथा प्रतिबिंब, नो, ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को हमेशा मापना पड़ता है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धनात्मक। उत्तल दर्पण में प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा होता है। जब सीधा होता है तो क्या हो जाता है, वो धनात्मक होता है, ठीक है, सीधा होता है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। उसके बाद ये है आपको, किसी गोलीय दर्पण का रैखिक आवर्धन क्या होगा यदि प्रतिबिंब का आकार एच डैश और वस्तु का आकार एच हो, तो आवर्धन एम का मान होगा। क्या होगा, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात यही है कि गोलीय दर्पण के आवर्धन एम है और वस्तु की प्रतिबिंब एच डैश है, तो आपको क्या पता है, क्या पता है आपको, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को क्या बोला जाता है, आवर्धन बोला जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को क्या बोला जाता है, आवर्धन बोला जाता है, बस। तो ये हो गया, आपको इस प्रकार से आंसर हो गया। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों को पथ से दर्पण के रूप में किया जाता है। तो समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, इनमें से कोई नहीं। डियर्स, ये हमारे ऑफलाइन क्लास में इसे क्या बोला जाता है, इसे दोहा की तरह समझा जाता है, क्योंकि मैं 7 क्लास से सब चीज़ों को पढ़ाता हूँ डियर्स। तो देखिए, अभी मेरा चैनल नया है, इसमें लाइव स्ट्रीम उपलब्ध नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों शेयर में शेयर कीजिए। और जब मैं लाइव आने जाऊँगा तो आपको मैं डेली में लाइव क्लास दूंगा, ऑल सब्जेक्ट सब कुछ। यदि बहुत जल्द मेरी लाइव स्टार्ट हो जाए तो मैं सब कुछ में 2-2 बार आपको मैं पढ़ाऊँगा, जिसमें कोई फ़ी नहीं लगेंगे, बस सिर्फ आप देखिएगा तो उससे सब याद हो जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं जल्द से जल्द लाइव स्ट्रीम पा सकूं। नंबर नेक्स्ट के चलते हैं। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा जब क्या बन जाता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब बनता है तो आभासी प्रतिबिंब सीधा भी होता है, नंबर नेक्स्ट को चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को कहाँ रखना चाहिए। तो देखिए, आपको पता है कि अवतल दर्पण में एक ही बार सीधा प्रतिबिंब बनता है, एक ही बार सीधा बनता है, और एक ही बार सीधा बनता है। तो तब जब ध्रुव और कहाँ पर रखना चाहिए, ध्रुव और आपको फोकस के बीच रखनी चाहिए।
तो जब यहीं पर रखेंगे, इस बीच कहीं पर रखेंगे, तभी आपको सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा ऐसा देखते हैं, वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र के बाहर नहीं, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस में नहीं। तो क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। क्या हो गया मेरा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्यों कि इसको रखना चाहिए फोकस और ध्रुव के बीच, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 41 नंबर। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, बनने वाले वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है? समतल और उत्तल को कई बार बोला जा चुका है, समतल और उत्तल में ही हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ठीक है, हमेशा उल्टा होता है। नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? तुरंत आपको बोला गया, ये तो आपको अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से कितना होनी चाहिए? देखिए बात तो थोड़ा घुमा हुआ है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर एफ का मान कितना है? एफ का मान कितना है? एफ बराबर 20 सेंटीमीटर है। एफ बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो आपको इसको आर निकालने के लिए बोला है, तो क्या बोला गया? तो फोकस दूरी एफ बराबर आर बाई टू। अब क्या पढ़े हुए हैं, छोड़िए, अब क्या पढ़े हैं? एफ बराबर आर बाई टू, आर बाई टू। यहाँ पर फोकस दूरी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने सामने रखा जाता है। प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कतरन जल उठता है। इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी। तो इस बिंदु की दूरी होगी, ये फोकस होगा। क्या होगा? फोकस होगा। तो जब फोकस होगा तो क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण का फोकस दूरी किसको कहते हैं? जब आने वाली प्रकाश की समांतर किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु पर मिल जाती है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। तो इसका आपका फोकस है ये, और फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, अर्थात इसकी दूरी कितनी होगी? ये 20 सेंटीमीटर। राइट आंसर ऑप्शन से। नेक्स्ट जो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है। 45 में देख रहे हैं, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। क्या होगी उसकी फोकस दूरी? तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी आपको, चूँकि गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या, और वही बात जो हम पहले बोल रहे थे, एफ बराबर आर बाई टू। तो यहाँ पर आर कितना है? 40 सेंटीमीटर है। आर कितना है? 40 सेंटीमीटर है। तो 2 से भागने कितना हो जाएगा? 20। तो ये मेरा कहाँ पर है? ऐसा कहाँ पर है? ऑप्शन सी में है, 20। ठीक है। मुख्य अक्ष दर्पण से ध्रुव पर, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है। 45 डिग्री कोण पर झुकता है। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर है, अभिलंब है, 45 डिग्री के कोण पर है, 180 डिग्री के कोण पर है, झुका है 135 डिग्री। तो कि मुख्य अक्ष जो होता है, तो मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष है, तो क्या हो जाएगा? वो अभिलंब हो जाएगा। तो अभिलंब कहाँ पर है? यहाँ पर है। क्योंकि देखिए ना, ये है ना, तो इससे जितना गया उससे इतना आया ना, तो क्या हो गया? अभिलंब हो गया। ध्यान से देखते चलेंगे, आपको मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, और एक एक करके एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आपको मैं हर कुछ कर दूंगा, और आपको विभिन्न प्रकार की टेस्ट से भी आपको मैं इसको फ़ायदा होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ इसमें लाइव स्ट्रीम पाने में अभी कुछ कमी है, किस नया चैनल है, इसमें सब्सक्राइबर कम है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जल्दी करा दीजिए, और इसमें क्या आप अन्य सभी लाभ लेने का मौका लाभ उठाए। नेक्स्ट देखते हैं, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब क्या होना? एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच, तो वही बात है। तो ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो क्या हो जाएगा मेरा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है। आपको एक बात को मैं 100 बार पढ़ाऊंगा। अब बोलिए 100 बार, जो एक बात को 100 बार सुनेंगे तो याद हो गया कि नहीं? ठीक है।
देखिए कितनी बात, एक बात को मैं कितनी बार बोल चुका अभी। और इस तरह से आप लाइव मेरे साथ रहते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो फिर क्या होगा आप सोच सकते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस की संभवता क्या होगा। किसी गोलीय दर्पण बोल दिया, तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए फोकस दूरी दर्पण में क्या हो जाता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक है। और लेंस में भी किसका हो जाता है, उसका भी हो जाता है। इस प्रकार से मेरा क्या आंसर हो जाता है, ये हो जाता है आपको दोनों अवतल होगा, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, दर्पण को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, देखिए मुख्य अक्ष से समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, अभी तुरंत बोला गया, ठीक है। चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर से होकर गुजरती है, गुजरती है, ठीक है। और अवतल दर्पण में मिलती ही प्रतीत होती है, ठीक है, गुजरती है। तो मुख्य तो अक्ष के एक बिंदु से गुजरती है, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को उसको क्या कहा जाए, फोकस कहते हैं, ठीक है। लीजिए यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी, इसी का नाम क्या है, फोकस है। नंबर नेक्स्ट है 50 नंबर में देखिए, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, परवलयिक का। तो देखिए उत्तल दर्पण का दृश्य, ठीक है, बड़ा होता है। इसी का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में भी किया जाता है। नंबर नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। आपको याद है ना, F बराबर R/2, तो R/2 दैट्स मीन R का आधा, तो आधा तो आधी हो गई ना, ठीक है। नंबर नेक्स्ट देखते हैं 52 में है, 52 में देख रहे हैं, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो किसकी होती है, तो फोकस दूरी तुरंत बोले हम, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर मेरा बी हो जाएगा। आगे को देखते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं, तो किसको किए जाते हैं, तब को पता है कि जब अवतल दर्पण के आप उपयोग पढ़ते हैं तो वहीं पर बताया गया था कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट के रूप में डॉक्टर द्वारा देखे जाने पर आपको सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। तो ये है आपको ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए अभी तुरंत हमने बोला रोगियों के नाक कान गला देखने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो रोगियों का नाक कान गला देखने में भी आपको अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। जैसे देख रहे हैं कि I बराबर R नहीं लागू होता है समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, किसी में नहीं। देखिए परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन के नियम में क्या हो जाता है कि अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। अब परावर्तन कोण ये किसी चिकनी सतह से टकराइए, चाहे समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, कहीं पर, वो तो अपने रूल्स का फॉलो करेगा। दैट्स मीन यहाँ पर क्या होगा, ये डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, टॉर्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है, तो देखिए किस प्रकार की प्राप्त होती है, तो ये देखिए समांतर निकलती है, समांतर प्रकाश पुंज निकलती है ना, प्रकाश के ये समांतर किरण पुंज निकलती है। तो कौन सी निकलती है, समांतर प्रकाश पुंज निकलती है। नेक्स्ट देखिए, ये 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल लेंस 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने डी दूरी पर रखी माचिस की तिल्ली जल उठती है, यानी कि वही प्रकाश है, वही सवाल है, बस उसकी पूछने का तर्ज अलग है, इससे पहले एक बार आया था, ठीक है। तो जब उसकी फोकस दूरी से गुजरेगी अवतल दर्पण पर, अवतल दर्पण पर जहाँ पर फोकसित होती है, जहाँ पर मिल जाती है, वही उसका फोकस दूरी कहलाती है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपको 20 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए
कि अवतल दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण किसी भी, तो जब किसी भी पर कहीं पर भी रख देंगे तो ही बात है, दो जगह पर है, या तो उत्तल दर्पण होगा या तो फिर वो समतल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में भी वस्तु जहाँ पर भी रख लीजिए वो क्या होगा, सीधा और काल्पनिक ही प्रतिबिंब देता है। नंबर नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नंबर नेक्स्ट है कि देखिए कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या समतल उत्तल दोनों। तो क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल ये हो जाएगा अवतल दर्पण, जो कि आपको मैं पहले ही बोला हूँ कि अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में भी किया जाता है। देखिए दर्पण सूत्र के बारे में आपको नहीं जानते हैं, ठीक है। यदि दर्पण सूत्र आप इसको प्रूव करने नहीं आता है तो बिल्कुल हमें कमेंट्स में बताइए, मैं आपको बेहतर से मैं बता दूंगा कि आखिर ये कैसे कैसे इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए दर्पण सूत्र में 1/f बराबर 1/u प्लस v होता है, चाहे आप आगे पीछे जिसको जो लिखिएगा, ठीक है। और माइनस में किसको हो जाता है, ये लेंस के लिए हो जाता है। ये किसके लिए हो जाता है, लेंस के लिए हो जाता है। चाहे उत्तल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपको कौन, दर्पण के लिए। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रहता है। फिर नेक्स्ट अच्छे टॉपिक के साथ आते हैं। कैसे लगा ज़रूर बताएंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। और साइंस आर्ट्स ऑल सब्जेक्ट की सभी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करें, कोचिंग के साथियों को भी बोलें। फिर मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।